आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को आसान भाषा में समझेंगे। यह एल्गोरिथम मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्णय लेने के लिए एक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करती है। तो चलिए इस एल्गोरिथम की दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं यह कैसे काम करती है। डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसका मतलब है कि यह एल्गोरिथम लेबल डेटा के साथ काम करती है। इसका उपयोग हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों तरह की समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं। इससे डिसीजन ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक पेड़ की तरह होता है, जहां रूट नोड से शुरू होकर ब्रांचेस के माध्यम से अलग अलग विकल्पों तक पहुंचते हैं और अंत में लीव पर हमें हमारे फैसले या प्रेडिक्शंस मिलते हैं। हर नोड पर एक सवाल होता है और उसकी ब्रांचेस उस सवाल के जवाबों पर आधारित होती हैं। यह प्रक्रिया हमें स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेने में मदद करती है। कैसे काम करता है डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री एक सवाल जवाब की श्रृंखला के रूप में काम करता है, जहां हर नोड पर एक सवाल होता है और उसकी ब्रांचेस उस सवाल के जवाब पर आधारित होती है। जब हम डिसीजन ट्री का उपयोग करते हैं तो हम सबसे पहले एक रूट नोड चुनते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो रूट नोड पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। इसके बाद उस सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है। फिर उसी के आधार पर ट्री की ब्रांचेज आगे बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें यह तय करना है कि कोई व्यक्ति ऋण यानी कि लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। पहला सवाल हो सकता है, क्या उसकी इनकम 50,000 से अधिक है कि नहीं। अगर जवाब हाँ है तो अगला सवाल हो सकता है, क्या उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। अगर जवाब ना है तो ट्री की दूसरी ब्रांचेस पर जाएंगे जहां हम कोई और सवाल पूछेंगे, जैसे क्या उसके पास कोई गारंटर है। इस तरह से डिसीजन ट्री स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेते हैं और अंत में हमें एक क्लियर आंसर मिलता है जो प्रेडिक्शन या डिसीजन होता है। हर डिसीजन ट्री के अंतिम नोड को लीव कहते हैं, जहां पर हम फाइनल डिसीजन या आउटकम प्राप्त करते हैं। डिसीजन ट्री की यही खासियत है कि यह पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि डिसीजन क्यों और कैसे लिया गया। अब हम समझते हैं डिसीजन ट्री के लाभ या उसकी कुछ कमियां। अब हम इसकी लाभ को समझते हैं। सबसे पहला जो इसका लाभ है वो है इसकी सरलता। डिसीजन ट्री को समझना और व्याख्या करना बहुत आसान होता है। डिसीजन ट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। यह न्यूमेरिक और कैटेगरिकल दोनों प्रकार के डेटा के साथ काम कर सकता है, चाहे आपका डेटा स्टैटिकल हो या स्ट्रक्चर कैटेगराइज्ड हो। डिसीजन ट्री उसे हैंडल कर सकता है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे आउटफिटिंग। डिसीजन ट्री जटिल डेटा पर आउटफिट हो सकता है, खासकर जब ट्री बहुत गहराई तक चला जाता है, यानी कि उसमें बहुत सारा अगर उसका गहराई में चला जाता है, अगर यानी कि नोट्स उसके गहराई में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि ट्री ट्रेनिंग डेटा को बहुत बारीकी से फॉलो करता है, जिससे नए डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इफ़ द डेटा अगर पहले से ट्रेंड हो तो अच्छा काम करेगा, नहीं तो अच्छा काम नहीं करेगा। स्टेबिलिटी। डिसीजन ट्री की स्टेबिलिटी एक और चिंता का विषय है। छोटे छोटे बदलाव भी डिसीजन ट्री की काफ़ी बदल सकते हैं, जिससे मॉडल की प्रेडिक्शन में इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। यही कारण है कि हमें प्रूनिंग टेक्निक्स या असेंबल मेथड जैसे रैंडम फॉरेस्ट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी में सुधार हो सके। तो दूसरी हम चीज़ों को भी एल्गोरिथम को भी यूज़ करते हैं इसकी कुछ कमियों के कारण। आइए एक सरल उदाहरण से समझते हैं कि डिसीजन ट्री कैसे काम करता है। मान लीजिए हमें सुबह घर से निकलने से पहले यह तय करना है कि आज हमें छाता या अम्ब्रेला लेकर जाना है या नहीं। इस डिसीजन को लेने के लिए हमें एक डिसीजन ट्री का उपयोग करते हैं। पहला सवाल, क्या आज बारिश होने की संभावना है। अगर जवाब हाँ है तो डिसीजन ट्री हमें सलाह देगा कि आप छाता या अम्ब्रेला लेकर जाइए। अगर जवाब नहीं है
तो ट्री की दूसरी ब्रांचेस पर जाएगा और कहेगा कि अम्ब्रेला को छोड़ दीजिए। यह एक बहुत ही सरल डिसीजन ट्री है, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे ट्री का स्ट्रक्चर हमें लॉजिकली डिसीजन लेने में मदद करता है। आज के वीडियो में हमने समझा कि डिसीजन ट्री क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके लाभ और कमियां क्या हैं। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें।